वेलकम टू दिस चैनल। ये इस चैनल और इस सीरीज़ का सबसे फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसमें सिर्फ बेसिक फंडामेंटल ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली और सबसे मेन चीज़, आपको एक 400 to 500 पेजेस की एक फेयर कॉपी चाहिए। उसके बाद में आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, और बहुत सारा डेडिकेशन लगने वाला है, ये मैं आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। उससे पहले हम ये बात कर लेते कि आपको स्पेसिफिकली ये कोर्स क्यों देखना चाहिए, इस सीरीज़ को क्यों फॉलो करना चाहिए। तो मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ही आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस क्वालिटी का कंटेंट आपको विदाउट एनी फीस और पेमेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। किसी भी कंडीशन में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है, मैं पहले ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है ये आपको अनपेड कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। इसमें मैं आपको नोट्स, कोड्स और सारे जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज होंगे सारे सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है वो सेल्फ लर्निंग रहेगी। जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो सब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डबल से 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको लगे उतनी बार आप वीडियोस को रीप्ले करके, कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया उसको आप रीप्ले करके बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। ये 1-to-1 लर्निंग इनिशिएटिव है, एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है। इससे मैं फ्यूचर में जो भी अर्निंग करूँगा वो वापस से इसी चैनल में वापस से इन्वेस्ट करूँगा। और मेरा मेन मोटिव एक कम्युनिटी बिल्ड करने का है, उन लोगों की मदद करने का है जो लोग इस कोर्स को डायरेक्टली, जो पेड कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनको डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पास में उतना टाइम नहीं है कि उन सारे कोर्सेज़ को अफोर्ड करके सारे कोर्सेज़ में पूरा टाइम दिया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कोई शॉर्टकट कोर्स है, ये इसमें कंटेंट सब कुछ पूरा है, सारी थ्योरी मिलेगी आपको जो भी एक प्रोफेशनल पेड कोर्स में होती है। लेकिन मैंने मेरा मेन मोटिव आपको बता दिया। मेरा मेन मोटिव यहाँ से कोई पैसे कमाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करना है और उन लोगों की मदद करना है जो लोग ऐसे कोर्सेज़ को, ऐसे नॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर से बताऊंगा, ये एक सेल्फ लर्निंग कोर्स है, 1-to-1 लर्निंग कोर्स है। आप जब चाहे, जब जो सा पार्ट आपको समझ नहीं आया आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। डायरेक्टली जंप करते हैं। ये कोर्स प्रोग्रामिंग के बारे में है, सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये पार्ट है। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखना है। तो मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग से ही C++ प्रोग्रामिंग बनी है, C++ से जावा बनी है, जावा से पाइथन बनी है, और फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होगी वो इन्हीं पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके डेवलप होगी। तो जो भी आगे टेक्नोलॉजीज़ या जो भी आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएगी वो इन्हीं से बन के ही आएगी, जो भी फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होगी। अब हमें सी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि अगर हमें सी अच्छे से समझ आ गई, मतलब हमें C++ का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, और अगर C++ समझ आई तो सेम अप्लाइज टू जावा, जावा समझ आई तो सेम अप्लाइज टू पाइथन, या फिर और जो भी फ्यूचर नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी वो सारी हमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले सी को समझेंगे। सी सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स है जो हमें पता होना चाहिए। ये आप लिख लीजिए, स्टार्ट करना, हेडिंग डाल दीजिए फंडामेंटल्स, और पॉइंट वाइज स्टार्ट करना लिख लीजिए। ये सारा कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। C++, जावा एंड पाइथन आर सम फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। C is the oldest and the most efficient programming languages amongst these, and other all programming languages are created from C programming language itself. अगला पॉइंट लिख लीजिए आप। पॉज करके पीछे जाके आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद में C सबसे एफिशिएंट
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, कि इट प्रोवाइड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। इसके अगला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज़ फास्टेस्ट अमंग ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा इसमें, रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बार तीनों पॉइंट्स वापस से डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिस्टम का ये मतलब है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम में लिखेंगे, जब वो एग्जीक्यूट होंगे, जब कंप्यूटर उनको चलाएगा, तो सब कुछ एक एक चीज़ उसी के हिसाब से होगी जो हमने कोड में लिखा है, ना ही कोई एडिशनल डिटेल ऐड होगी, ना ही कुछ होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, इट इज़ फास्टेस्ट अमंग ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि ये सबसे, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आज तक जितने भी इंट्रोड्यूस हुई, इनमें से सबसे फास्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट है। उसके बाद में रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब कंपेयर किया जाए तो इसको समझना ज़्यादा आसान है। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर स्किल है जिससे हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, डेवलप प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं या किसी डिजिटल सिस्टम के लिए लिखते हैं, कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम के लिए लिखते हैं। जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम पढ़ते हैं तो वो उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। अब हमें ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसके रूट पे चलते हैं। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस, कुछ ऐसे कंप्यूटेशंस होते हैं जो ह्यूमंस परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर ह्यूमंस को उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंप्यूटेशन है, उसको एक ह्यूमन को कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में 2 घंटे का टाइम लगेगा, वो कंप्यूटर मिली सेकेंड्स में कर सकता है। लेकिन ये सब काम करने के लिए अगेन हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी है, प्रोग्रामिंग करने से क्या होता है। प्रोग्रामिंग करने से प्रोग्राम बनते हैं, जब वो प्रोग्राम चलते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए कुछ काम करता है। क्या काम करता है? वो कंप्यूटर वो काम करता है जो हमने उस प्रोग्राम में लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब कि किसी प्रोग्राम का बनना। अब हमें एक नया प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। प्रोग्राम जब भी बनता है वो एक फ़ाइल में बनता है। ये आपको एक एक चीज़, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एंड तक याद होना चाहिए। या आप अभी जिस भी पॉइंट पे हैं, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने करियर के, आप ये स्किल सीख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आज जो भी सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्रोग्राम, पहले एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, आज के लेक्चर में जो भी डिस्कस होगा वो आपको, आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि इनफाइनाइट टाइम तक काम आएगा अगर आप इसी फील्ड में करियर बना रहे हैं तो। ओरिजिन ऑफ प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। हम जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम एक फ़ाइल में बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक और दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोग्राम का नाम है टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको यूज़ करके हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, जिनमें कुछ डिटेल्स हम ऐड करते हैं या डिटेल्स हम लिखते हैं। बहुत सारे टाइप के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। एक सबसे पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी के माइक्रोसॉफ्ट के अदर टेक्स्ट एडिटर्स है जो कि वाइडली यूज्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
पावर पॉइंट या फिर एटसेट्रा। अब कुछ और टाइप्स के, अब चलिए इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, अभी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हम उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देते हैं और फिर कंप्यूटर जो उस प्रोग्राम में हमने लिखा है उसको पढ़ के उसके हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसा कि हम ऊपर की स्लाइड से अभी समझ के आए। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अल्टरनेट होता है, उसका नाम है WPS ऑफिस। मैं आपको उसके थ्रू समझाऊंगा। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खोल के भी, ओपन करके भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल WPS ऑफिस ओपन करके दिखाता हूँ। WPS ऑफिस में हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल आप समझिए कि सॉरी, ये जो डिटेल्स है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कोड, ये आपने लिखा है और आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर इसके अकॉर्डिंग एक्ट करे। तो अब आप देखेंगे कि इस फाइल में इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक कुछ एक विड्थ है, इसको बोलते हैं पेज विड्थ। अब ये एक नंबर में सेव्ड होगा जो कि इसी फाइल में सेव होगी। ये इस वाले गैप को, सबसे लेफ्ट मोस्ट से इस गैप को विड्थ बोलते हैं, जो कि हर A4 A5 पेज साइज़ के लिए अलग अलग होती है। वो विड्थ जो है वो फाइल में ही सेव होती है। फॉर एग्जांपल ये बुक टाइटल लिखा हुआ है। अब हम ये नहीं चाहते कि ये बुक टाइटल कंप्यूटर पढ़े या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट उस कंप्यूटर को मालूम चले, नहीं तो वो जैसे मान लीजिए कि विड्थ है लेफ़्ट से राइट की, ये वाली विड्थ आप मान लीजिए कि ये वाली विड्थ सेट है 4 सेंटीमीटर। अब उस फाइल के अंदर एक एडिशनल डिटेल जुड़ गई है जो कि 4 सेंटीमीटर। अब जब हम इस फाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर के पास में ये 4 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन भी जाएगी और कंप्यूटर फिर इसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कंप्यूटर इस एडिशनल डिटेल के अकॉर्डिंग एक्ट करे, इसलिए हम ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ करते हैं जिनमें कोई एडिशनल डिटेल नहीं जाती। अब हम ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स डिस्कस करेंगे जिनमें कोई एडिशनल डिटेल नहीं जाती, और ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स जिनमें कोई एडिशनल डिटेल्स नहीं जाती उनको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स। हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक ऐसे सिस्टम में जिसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है, एक टेक्स्ट एडिटर इनबिल्ट आता है पहले से। फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ के लिए कंसिडर करेंगे तो विंडोज़ के लिए नोटपैड नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पहले से ही विंडोज़ में प्री लोडेड आता है। अगर आप अभी विंडोज़ सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास में एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर है, तो आप उस पर ओपन करके नोटपैड ओपन करके देखिए। उसके बाद में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टेक्स्ट एडिटर नाम से ही एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोड लिखा जाता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ना एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको यूज़ करके हम बिना एडिशनल डिटेल्स के, विदाउट एडिशनल डिटेल्स, टाइप कर सकते हैं या टेक्स्ट सेव कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको पॉइंट समझना है तो पॉइंट लिख लीजिए। Programs are created as a file from text editors. Now this created file must contain only typed information and not any extra information. Next point लिख लीजिए आप। Text editors which does not save any extra information are known as plain text editors. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। हो सकता है आपको ये कोर्स का, इस सीरीज़ का पेस थोड़ा सा स्लो लगे, लेकिन ये फंडामेंटल लेक्चर है इसलिए आपको ये सब इतना स्लो लग रहा है या फिर बोरिंग लग रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं स्पेसिफिक जिनको हम IDE बोलते हैं, IDEs। ये जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं ये इसी पर्पज़ से बने हुए होते हैं कि ये हमें प्रोग्रामिंग करने दें। ये हमें कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते टाइम। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इन टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करके, तो ये हमें कुछ शॉर्टकट्स,
कुछ स्नैपशॉट्स या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सबसे फेमस आईडी का एग्ज़ाम्पल देके बताऊंगा और हम थ्रू आउट द सीरीज़ उसी में काम करेंगे। उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इस टाइप के आईडी में हम 99% ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमें इस फाइल में एक कीवर्ड होता है, मैं आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिटर्न लिखना है, तो जैसे ही हम RETU लिखेंगे तो ये हमें एक आइडिया देगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्नैपशॉट। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली पूरा टाइप हो जाएगा बिना मेरे पूरे टाइप किए। तो ये इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है हमें, इस तरह से हमें एक आईडी हेल्प प्रोवाइड करता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे आगे। उसके बाद मूविंग बैक टू द टॉपिक, उसके बाद हमें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हम वो समझते हैं। इसके बाद में एक मेन फंडामेंटल होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। थ्योरेटिकल डेफिनेशन, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन मालूम होगी। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। ये हम ह्यूमंस हैं, ये कंप्यूटर है। हम जो लैंग्वेज समझते हैं, फॉर इंस्टेंस अभी के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। और सारे कंप्यूटर्स एक अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है मशीन लैंग्वेज। अब हम ह्यूमंस को कंप्यूटर्स से काम करवाने के लिए इन्हें कुछ कमांड देनी होगी। अब प्रॉब्लम आ गई है कि हमें इंग्लिश आती है और इनको मशीन लैंग्वेज आती है। हम इन्हें कुछ भी कमांड देंगे इंग्लिश में तो इनको समझ में नहीं आएगी डायरेक्टली। इसलिए बीच में एक ऐसी लेयर होती है जो इंग्लिश में कमांड देते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को पास करती है और फिर कंप्यूटर एफिशिएंटली अपना काम कर देता है। जो हम उसे एक्ट करने के लिए बोलते हैं वो कर देता है। इस लेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूज़र इंटरफेस बिटवीन द यूज़र, सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। उसके बाद में एक लास्ट चीज़ पे हम फोकस करेंगे, उसके बाद में इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद में हमें समझने की ज़रूरत है कंप्यूटर। अभी मैं आपको इसके आगे जो भी समझाने वाला हूँ वो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाला हूँ। इसका थ्योरेटिकल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स में मैंने क्लासिफाई किया है, एक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एक है CPU। फिलहाल हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस से ज़्यादा काम नहीं है, हम CPU पे फोकस करेंगे। CPU में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट पे हम फ़िलहाल फोकस करेंगे। एक तो रजिस्टर्स कुछ नहीं होते, इनमें कुछ डेटा की एंट्री होती है जिससे हमारा काम फास्ट होता है, जिससे हमारा काम एफिशिएंट होता है, जिससे कि कंप्यूटर रिलेटिवली फास्ट काम करता है। अगर किसी कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है और किसी कंप्यूटर में रजिस्टर है तो जिस कंप्यूटर में रजिस्टर है वो कंपैरेटिवली फास्ट काम करेगा। रजिस्टर के बाद में एक चीज़ होती है ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट मतलब कि जो हम अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उनको कंप्यूट करती है, वो अरिथमेटिक यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल 1 + 2, 2 + 3, 2 × 3, 4 / 2, ये सारे अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स हैं। ये हम अरिथमेटिक यूनिट को प्रोवाइड करते हैं और अरिथमेटिक यूनिट इनका आंसर इवेल्युएट करके रिटर्न कर देती है। लॉजिक यूनिट डिसाइड करती है कि आपने जो
लॉजिकल कंपैरिजन प्रोवाइड किया वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 1 इज़ ग्रेटर देन 2 या 1 इज़ लेस देन 2। लॉजिक यूनिट का काम ये है कि इन दोनों में से डिसाइड करना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। 1 इज़ ग्रेटर देन 2, क्लियरली ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये इसका आंसर रॉन्ग पास कर देगा और इसका आंसर राइट पास कर देगा। थर्ड जो चीज़ होती है उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल डीपली डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेमोरी। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे वो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉर्मल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वो मेमोरी आती है जिसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके बिना फंक्शन काम कर सकता है, सिस्टम कैन फंक्शन। उसके बाद में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब हम प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ज़्यादा हमें काम नहीं होता, हमें मेन काम प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है और रोम होती है। अब मैं 100% श्योर हूँ कि आपने रैम और रोम के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। जब भी आप कोई फ़ोन बाय करते होंगे या कुछ भी ऐसा डिजिटल डिवाइस बाय करते हैं, कोई कंप्यूटर बाय करते हैं, तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। स्पेसिफिकेशन में मेनली आप रैम देखते हैं और रोम देखते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आपके मन में जब आप फ़ोन या कंप्यूटर बाय करते हैं तो आपके मन में ये बार सेट होगा कि जितनी ज़्यादा रैम है सिस्टम उतना फास्ट होता है, और जितनी ज़्यादा रोम है सिस्टम उतना एफिशिएंटली और लॉन्ग टाइम तक काम करता है। अब इधर हम समझेंगे कि रैम और रोम एक्चुअली होती क्या है। रैम एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है, ऐसी टाइप की कुछ मेमोरी होती है जिसमें डाटा टेम्पररीली स्टोर होता है, टेम्पररीली। और रोम एक ऐसी स्टोरेज होती दोनों स्टोरेज ही है, दोनों चीज़ सेम ही होती है। रैम टेम्पररी होती है, रोम सेकेंडरी होती है। सॉरी, इसमें रोम में परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो पूरा प्रोग्राम रैम में लोड होगा, लेकिन जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो पहले रोम में स्टोर होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई डाटा रैम में है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जो डाटा आपका रैम में है वो सब चले जाएगा, इसीलिए उसे टेम्पररी कहते हैं। अगर आपका कुछ डाटा रोम में स्टोर्ड है, सेव्ड है, और अगर फिर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपका जो डाटा रोम में सेव्ड है वो सेव्ड ही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बाद में आपने मान लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग फाइल बनाई टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके, उसको आपने रोम में सेव कर लिया, आपको अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे। अब हम वापस से उसी प्रॉब्लम को याद करते हैं जिसमें ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन बैरियर आ गया था, लैंग्वेज बैरियर, कि हमें इंग्लिश आती है और ये भाई साहब को मशीन लैंग्वेज आती है। अब हमारे पास में एक प्रोग्राम है ए नाम का, हमें वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि कंप्यूटर ए का मतलब नहीं समझता। वापस मैं वहीं पे आ जाऊँगा, एक बीच में लेयर होती है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इस नाम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाती है कंप्यूटर से। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है थ्रू आउट द कोर्स। 400-500 पेज की कॉपी इसलिए क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी कि आपकी कोई छोटी कॉपी हो तो भरा जाए और फिर 2-3-4 कॉपी में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, आपके बेटरमेंट के लिए ही है वो। उसके बाद में मेरा मेन पर्पस एक कम्युनिटी बिल्ड करने में है, मैं यहाँ पर पैसे कमाने नहीं आया हूँ।
सारे नोट्स, कोड्स, रिसोर्सेज सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू आउट द कोर्स। उसके बाद में प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना सबसे पहले सबसे ज़रूरी है। अगर आप पाइथन से स्टार्ट करते हैं, कभी ना कभी एट अ पॉइंट इन फ्यूचर आपको सी प्लस प्लस और सी से काम पड़ेगा। उस टाइम जब आप सी प्लस प्लस सी सीखने की कोशिश करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप प्रोग्रामिंग छोड़ देंगे। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड मैंने आपको सी के बेनिफिट्स बताए। उसके बाद में प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जिससे हम डेवलप करते हैं प्रोग्राम्स को। अब आपके मन में एक लास्ट सवाल होगा, मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ कि सब लोग प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में इतना पैसा क्यों है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लोडेड हैं जिनसे कि वो चीज़ों को डिटेक्ट करके ड्राइव करती है। सेल्फ ड्राइविंग कार है वो लेकिन प्रोग्रामिंग करके हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसीलिए कंपनी को प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको या किसी ऐसे पर्सन को हायर करना ही पड़ेगा जिसके पास में प्रोग्रामिंग स्किल्स हो। इसीलिए ये वाली स्किल ऑन डिमांड अभी भी है और इन फ्यूचर भी रहेगी। एक और बस लास्ट चीज़ आपसे बोलूँगा इस सेशन में, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा हूँ या सी प्लस प्लस आगे चल के सीरीज़ बनाऊँगा, जावा पे सीरीज़ बनाऊँगा। जो भी होगा फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। लेकिन इस बात की आपको गारंटी दूंगा कि मैं जिस तरीके से आपको सी और सी प्लस प्लस और जितनी भी लैंग्वेजेस सिखाऊँगा वो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा रहेगा कि आप फ्यूचर में जाके कोई सी भी XYZ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने आप सीख सकते हैं। आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप उसको अपने आप सीख सकें। हो सकता है ये सेशन आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम वगैरह और मेन हार्डकोर प्रोग्रामिंग ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन से ये सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस करी ये सब सेंस बनाने वाली। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।